हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई लोग, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ये चैप्टर अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक स्कोरिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। आपको स्कोर देगा 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर नीट में आ रहा है, ठीक है। और इसका जो एक टॉपिक है, जो सबसे लास्ट टॉपिक, जब हम लोग चैप्टर को एंड कर रहे होंगे, पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी या आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। वो चैप्टर इतना फेवरेट हो चुका है कि अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से, किसी साल 3 क्वेश्चन आया नीट में, तो 2 क्वेश्चन उसी एक टॉपिक से रहता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरुआत से चलेंगे, बेसिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आएगा, इसमें लॉग के टर्म वाले न्यूमेरिकल आएंगे, डिफरेंशिएशन, थोड़े इंटीग्रेशन वाले, डेरिवेशन भी देखने होंगे। तो जो भी मैथ का टर्म आएगा, जहां पर आएगा वहां बकायदा हम लोग रुकेंगे और पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉग जितना इस चैप्टर में यूज होने वाला है उतना हम सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ग्राफ बनाना भी सीखना है, ग्राफ रटना नहीं है, पूरा ग्राफ बनाना सीखेंगे। वाई वर्सेस एक्स वाले ग्राफ होते हैं, वो भी हम लोग सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो चैप्टर है पूरी तरीके से इस काइनेटिक्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर बेस है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है, ये केमिस्ट्री का कौन सा एरिया है, किस टॉपिक को ये डील करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे किसी रिएक्शन की स्टडी करनी है तो स्टार्टिंग कहां से होती है? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल भी होगा कि नहीं। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, एक बी लिया, यानी एक ए केमिकल सब्सटेंस है, एक बी केमिकल सब्सटेंस है, और आपस में रिएक्शन करवानी है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो गई तुरंत, ठीक है। जरूरी नहीं कि रिएक्शन कर ही ले, यानी आपको चेक करना पड़ता है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं। यानी इसी टर्म को बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, या किसी एक्स्ट्रा कंडीशन पे पॉसिबल है। टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं, प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं। तो इन सब सवालों का जवाब जो मिलता है वो हमें मिलता है थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच से। जो थर्मोडायनेमिक्स हम चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर, ये थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा ब्रांच है जो हमें इस रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब मान लो रिएक्शन फिजिबल है, तो हमें यह पता करना है कि रिएक्शन कब खत्म होगी या रिएक्शन कितनी दूर तक जाएगा, उसका एक्सटेंट क्या है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। चलो भाई, ये तो 2 बातें हो गई, लेकिन अगर मुझे केमिस्ट्री के अंदर यानी ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इन रिएक्शन के स्पीड के बारे में मालूम करना है, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ उनके चेंजेस के बारे में पता करना है, तो फिर हम आते हैं अपने इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पर। तो केमिकल काइनेटिक्स ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो रिएक्शन के स्पीड के साथ डील करता है। यानी ये जो काइनेटिक्स टर्म है वो किसके बारे में बात करता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। भैया, रिएक्शन की स्पीड कैसी है? रिएक्शन फास्ट है कि रिएक्शन स्लो है कि मॉडरेट है? इन सब के बारे में बातचीत हम काइनेटिक्स में करने वाले हैं। ये एक ऐसा ब्रांच है। इसी को हम आगे चल करके एक और टर्म से जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये दोनों बातें आपको समझानी पड़ेगी। पहला मुझे ये समझाना पड़ेगा कि रेट क्या चीज होती है, फिर हम समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। लेकिन यहां तक बाद में आएंगे, पहले इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, स्पीड की बात निकली तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जनरली क्या होता है, हम लोग लिख लिख करके आपको पढ़ाते हैं। लिख लिख कर पढ़ाने से होता है कि थोड़ा बेसिक्स काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है। जिनके बेस थोड़े वीक हैं वो शुरुआत से साथ साथ लग करके नोट्स भी बनाते हैं और चीजें क्लियर भी करते चलते हैं। न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, लिख लिख करके डेरिवेशंस भी करेंगे, फॉर्मूले भी लिखेंगे। अच्छा खासा बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि स्पीड स्लो है, थोड़ा सा फास्ट कर ले, तो आप सेटिंग में जाकर के 1.5x और 2x पर आप वीडियो को देख करके फटाफट अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, वापस से आते हैं। देखो, स्पीड और वेलोसिटी, फिजिक्स में जाओगे तो कहोगे भैया अलग अलग चीज है, एक वेक्टर है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कोई मतलब नहीं है रिएक्शन के अंदर। तो चाहे आप स्पीड ऑफ रिएक्शन कहिए, चाहे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहिए, ठीक है। अब स्पीड की बात निकली है तो हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड।
स्पीड के बेस पर हम रिएक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, जो पल भर में हो जाए, आंख के पलकों के झपकने से पहले ही जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसी को वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं कितना कम टाइम लेता है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आपको अंदाजा लगेगा, देखो भैया ये रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। टाइम टेकन टू कंप्लीशन। ठीक है, यानी कोई रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, 10⁻14 टू 10⁻15 सेकंड। इतना कम समय, अंदाजा लगा लीजिए, 1-2 सेकंड की बात नहीं हो रही है, 0.1 0.5 आधे सेकंड की बात नहीं हो रही है, 10⁻14 से 10⁻15 सेकंड लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इतने कम समय में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, तो ऐसे रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कौन कौन से होते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यानी एसिड बेस रिएक्शन जिसको बोलते हैं, या और क्या एग्जांपल हो सकता है, आयनिक रिएक्शन, या तो आयनिक रिएक्शन हो रहा है। ये सब एग्जांपल हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारे काइनेटिक्स के काम के नहीं है, इतने यूजफुल नहीं है, इस चैप्टर के लिए इतनी यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं यूजफुल है कि अगर मुझे कोई रिएक्शन के अंदर चेंज मेजर करना है, ठीक है, चेंज मेजर करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारे पास टाइम है ही कहां, इतना कम वक्त में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, तुम्हें चेंज दिखेगा नहीं, तुम चेंज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। कब रिएक्टेंट मिला, कब प्रोडक्ट बना, नो आइडिया। ठीक है, जैसे एसिड बेस रिएक्शन में मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, दोनों ने रिएक्शन किया, NaCl प्लस वाटर बन गया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में जब GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे वहां यही बात बहुत काम आने वाली है कि एसिड बेस रिएक्शन दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन में काउंट की जाती है। इसीलिए अगर किसी रिएक्शन के अंदर एसिड बेस रिएक्शन की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बनती है तो वो होगा जरूर। एसिड बेस रिएक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कोई आयनिक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास AgNO3 है और प्लस क्या है NaCl, तो ये फटाफट रिएक्शन हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा NaNO3 और प्लस AgCl। ये एक आयनिक रिएक्शन हो गई, ये भी आयनिक कंपाउंड फटाफट रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो था वेरी फास्ट रिएक्शन। अब क्या होता है, एक रिएक्शन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब वेरी स्लो रिएक्शन तुम समझ गए होगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, कितना टाइम लग रहा होगा। ठीक, जैसे कुछ महीने लग जाए, ठीक है, मंथ्स लग जाए, महीने लग जाए भैया। अब महीने कौन बैठा रहेगा इंतजार में, और या साल लग जाए, ईयर्स। ठीक है, अगर महीने सालों वाली रिएक्शन है तो भैया कौन बैठा रहेगा 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, साल, कि उसके चेंज को ऑब्जर्व कर सके। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी टाइम इंटरवल काफी ज्यादा हो, तो ऐसे रिएक्शन को वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब लोहे में जंग लगने में बहुत टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, स्लो प्रोसेस है, नमी पाएगा, हवा पाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, धीरे धीरे जाकर के रस्ट उस पर लगेगा। तो ये काम करने में तो काफी टाइम लग रहा है ना, तो ये ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक, तो ये भी हमारे काइनेटिक्स के लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। तो बचा क्या, मॉडरेट रिएक्शन बोलिए, या इसी को हम लोग स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन किसे बोल रहे हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, कितना टाइम लेगा, जैसे फ्यू सेकेंड्स, ठीक, या फ्यू मिनट्स, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट्स, ठीक, फ्यू आवर्स, कुछ घंटे, या कुछ दिन, फ्यू डेज, ठीक, या कुछ हफ्ते, एक आध हफ्ते तक भी चल जाती है कोई रिएक्शन। ठीक, यानी जिसको हम आराम से ऑब्जर्व कर सके। तो अब ऐसे रिएक्शन की स्टडी कर पाना
पॉसिबल है। ठीक है, उसके अंदर चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, कितनी देर में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कितने देर में पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, इन सब के बारे में जो डिटेल स्टडी हो पाती है बहुत अच्छे ढंग से, वो मॉडरेट रिएक्शन में ही हो पाती है। इतना एक्यूरेट स्टडी हम वेरी स्लो और वेरी फास्ट रिएक्शन में नहीं कर सकते जितना एक्यूरेट स्टडी हम आपके मॉडरेट या स्लो रिएक्शन में कर सकते हैं। तो मॉडरेट और स्लो रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कौन कौन से रिएक्शन हो गए जो मॉडरेट या स्लो रिएक्शन कहलाते हैं। देखो भाई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकंपोज करोगे तो H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस हो गया N2 प्लस 3H2, ये क्या बन जाएगा 2NH3 अमोनिया गैस। या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर लीजिए CH3COO C2H5, अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें इसका, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो बेसिक मीडियम में कर रहे हैं या एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कर लो, मान लो H+, ठीक, तो ये तुम्हारा एसिटिक एसिड में और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और देख लो अगर हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की रिएक्शन करा दें आपस में, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है 2HI बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शन, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया जो कि मॉडरेट या स्लो रिएक्शन में आते हैं, जिसके काइनेटिक्स के बारे में हम अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं। इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो किस बारे में डील करती है, वो रिएक्शन के स्पीड पे डील करती है, या उसी को हम आगे चलकर कौन सा टर्म दे रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट क्या टर्म है उसको समझाने की बारी आती है। ठीक है, अब यहीं से धीरे धीरे हमारा मेन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होता है। पहले रेट समझते हैं। देखो, हर उस टर्म को हम रेट बोलेंगे अगर किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है, अगर हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो चीज रेट बन जाती है। ठीक है, तो यानी हम लिख रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उस चेंज होने में कितना समय लगा, टाइम टेकन कहिए या टाइम इंटरवल कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कितने टाइम इंटरवल में, कितने समय अंतराल में उस क्वांटिटी में जो चेंज आया है, ठीक, उसी टर्म को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, रेट बोल दे रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया रिएक्शन में किस चीज का चेंज आता है, चेंज इन क्वांटिटी, तो रिएक्शन के अंदर किस चीज का चेंज हो रहा है जिसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करने वाले हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लो एक रिएक्टेंट ए है और एक प्रोडक्ट तुम्हारा बी है, एक रिएक्टेंट ए है और एक बी। चलो एक काम करते हैं, रिएक्टेंट को आर से और प्रोडक्ट को पी से दिखा लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे मान लो टाइम जीरो था, टाइम जीरो, तो टाइम जीरो का क्या मीनिंग हुआ, टाइम जीरो का ये मीनिंग हुआ कि अभी रिएक्टेंट पूरा पूरा बचा हुआ है और प्रोडक्ट अभी नहीं बना है टाइम जीरो पर, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, सी है, सपोज के लिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती सांद्रता, शुरुआती अमाउंट इसका सी है। ठीक, अभी तो प्रोडक्ट बना नहीं है। अब क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, यानी टी समय के बाद, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो अब क्या होने वाला है, ये रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। और इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कोई आसमान से तो उतरा नहीं, कहीं से जादू से तो मिल नहीं गया। प्रोडक्ट बनता किससे है, रिएक्टेंट से ही बनता है, रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और जो प्रोडक्ट का अमाउंट है, अमाउंट को हम लोग कंसंट्रेशन में मेजर कर रहे हैं, मोल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़कर आइए कंसंट्रेशन टर्म। तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, कि रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यही जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अगर इसी को हम किसी टाइम के अंदर
टाइम के रिस्पेक्ट में मीजर करना स्टार्ट कर दें, इसी को हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करने वाला हूं, देखिए भाई, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, change in concentration of reactant or product is with respect to time, with respect to time is called rate of reaction। rate of reaction को शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं ROR, rate of reaction। टाइम के रिस्पेक्ट में हम या तो रिएक्टेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहा है कंसंट्रेशन में, या प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वो हम मीजर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसी टर्म को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और समझने वाला है कि जो चेंज होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, वो हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, देखो भाई, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना कंसंट्रेशन घटा होगा रिएक्टेंट का, उतना ही तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। यानी चेंज हमेशा बराबर आने वाला है। जैसे मैं कहूं इनिशियल अमाउंट 10 ग्राम है और बाद में टी टाइम के बाद है 6 ग्राम, तो चेंज कितने का आया, 10 - 6 4, तो प्रोडक्ट भी कितना बना होगा, यानी 4 ग्राम प्रोडक्ट बना होगा। वो जो 4 ग्राम गया वो कहां गया, वो प्रोडक्ट में ही तो गया। तो 4 ग्राम का चेंज यहां भी आया टाइम के रिस्पेक्ट में, और 4 ग्राम का चेंज यहां पर भी आया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे मैं रिएक्टेंट के टर्म में निकालूं और चाहे मैं प्रोडक्ट के टर्म में निकालूं, हमेशा इक्वल आने वाला है। ठीक है, देखो भाई लोग, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये दो तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होगा कि टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, लार्ज टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जब टाइम इंटरवल बिल्कुल स्मॉल हो, बहुत कम समय के अंदर अंदर हमें रेट के बारे में बात करनी है। ठीक है, आगे चल करके बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं रह जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको पूरा कायदे से एक एक पॉइंट सीखना है। तो अगर मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि मैंने लिखा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो चेंज आए और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको देखने के लिए हम पहले देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल, ठीक, वो लार्ज होने वाला है। टाइम इंटरवल लार्ज रखने वाले हैं। ठीक, तो बस वो एवरेज कहलाने लगेगा। ठीक, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, ए क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट और बी क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट। अब मुझे इसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। मान लो मैं रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहा हूं, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है क्योंकि वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर मुझे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, टाइम इंटरवल, तो ये एवरेज रेट निकालने के लिए ये जो टाइम इंटरवल होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा। बड़े समय अंतराल में हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहली बात तो मैं माइनस लगाऊंगा इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, माइनस लगाऊंगा, कितना घटा, कितना घटने का मतलब चेंज कितने का आया, उसके लिए मैं डेल्टा लगाऊंगा। एवरेज है, एवरेज के लिए मैं डेल्टा टर्म यूज करूंगा। ठीक, और कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, रिएक्टेंट है ए तो उसको अंदर रख देंगे, माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या हो गया, डेल्टा टी। ठीक, और अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट के टर्म में, तो हम कैसे लिखने वाले हैं, देखो भाई, अब क्योंकि प्रोडक्ट समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो हम यहां क्या लिखने वाले हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय
टाइम इंटरवल। ठीक है, चलो भाई लोग अब इसको देखो कैसे दिखा रहे हैं मैथमेटिकली। इंक्रीज के लिए हम प्लस लगा देंगे, चेंज कितने का इंक्रीजमेंट आया कंसंट्रेशन में, डेल्टा लगेगा चेंज के लिए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी है तो बी को अंदर रखेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल तो डेल्टा टी हो गया। ठीक है, यानी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की एक्चुअल में बात करें तो वो क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई हम लोग ने देखा कि कैसे रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं और कैसे प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो रिएक्टेंट के टर्म में हम माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के टर्म में प्लस लगाने वाले। माइनस किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है, प्रोडक्ट में प्लस लगता है क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत पते की बात है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में निकालें और चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकालें, ये हमेशा आपस में बराबर होने वाला है। माइनस डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है। ये रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के टर्म में निकालूं चाहे प्रोडक्ट के टर्म में हमेशा बराबर होने वाला है, क्योंकि चेंज तो बराबर ही आएगा ना। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज देखेंगे वो तो हमेशा बराबर आने वाला है। ठीक है, अगर 5 ग्राम घटेगा रिएक्टेंट तो इसका मतलब है 5 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, तो चेंज तो हमेशा बराबर आने वाला है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा साइन का मीनिंग समझना है कि हमने यहां पर निगेटिव आखिर लगाया ही क्यों। तो मैंने ये बात बताया कि भैया निगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। लेकिन एक पते की बात यह है, नोट करके लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये निगेटिव लगाने के पीछे भी यही मकसद है कि हम उस वैल्यू को पॉजिटिव कर सके। कैसे, अब आपको समझाते हैं। देखिए एक ग्राफ से मान लो ये हमने यहां लिखा है तुम्हारा कंसंट्रेशन और इधर टाइम। ठीक, और ये जो कर्व मैं बना रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जाहिर सी बात है ये रिएक्टेंट का ही कर्व है, यानी ए का कर्व है, ये ए का कर्व है, ए का कर्व है उसके कंसंट्रेशन का, टाइम बढ़ने के साथ साथ घट रहा है। अब अगर मुझे एवरेज रेट निकालना है तो मान लो मैंने कोई एक पॉइंट लिया, यहां पे ये T1 टाइम हो गया, तो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन हमने ले लिया C1। ठीक है, और कहां तक स्टडी कर रहे हैं, T1 से T2, कोई T2 टाइम पर, मान लो ये T2 टाइम हो गया, तो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ये लाइन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये देखो ये कर्व यहां पर आया। ठीक, और इसको हमने C2 मान लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखना अगर ग्राफ के थ्रू मैं यहां पर सारी वैल्यू रखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। चेंज का मीनिंग तो हमेशा यही होगा ना भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन कौन है, फाइनल का मतलब T2 टाइम पर, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है C2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब शुरुआत वाला टाइम, शुरुआत वाला टाइम क्या था T1 पर कितना कंसंट्रेशन है C1, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का मतलब फाइनल टाइम टू इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। यही मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। अब C2 माइनस C1 में अगर मैं देखूं C2 और C1 में बड़ी वैल्यू कौन है, तो देखो ये C2 नीचे है, C2 से ज्यादा ऊपर की तरफ चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। C2 से ज्यादा वैल्यू किसकी है, C1 की, यानी शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा रहा होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ है, यानी C1 की वैल्यू बड़ी है, C1 इज अ ग्रेटर देन C2। तो अगर C1 की वैल्यू बड़ी है तो अगर मैं ये माइनस करूं तो C1 की वैल्यू बड़ी है, तो आंसर किस में आ जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन आने वाला है निगेटिव में, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये चीज निगेटिव में आ जाएगी। अब इसी निगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हम पहले से ही क्या लगाए रखते हैं, पहले से ही निगेटिव लगा देते हैं, डिक्रीज दिखाने के लिए कि कंसंट्रेशन घट रहा है, पहले से ही मैंने निगेटिव लगा रखा है। अब अंदर की वैल्यू निगेटिव और ये वैल्यू निगेटिव, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो रिएक्टेंट के टर्म में निकालो चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकालो। यहां ये निगेटिव साइन सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है। निगेटिव साइन
निगेटिव साइन यहां पे ऐसे लिख देंगे, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। ठीक, आई होप आप लोग को ग्राफ से समझ में आ गया। यही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का निकालने का तरीका होता है। अगर इसी तरीके से हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना चाहें, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होता है, ये टाइम और कंसंट्रेशन, तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, जीरो था, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब आपको अगर यहां पर रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो मान लो कोई एक टाइम t1 ले लिया, t1 टाइम यहां पर है, ठीक, और यहां पर कंसंट्रेशन हमने मान लिया c1, ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, t2 टाइम ले लिया, थोड़ा लार्ज टाइम इंटरवल, और यहां पर कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या हो गया, मान लो ये ग्राफ यहां पर है, ठीक, ये तुम्हारा हो गया c2। ठीक, तो अब अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, तो क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कौन है, T2 पर जो कंसंट्रेशन होगा वो फाइनल होगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो क्या आपको ग्राफ देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि C2 की वैल्यू बड़ी है कि C1 की वैल्यू बड़ी है? C2 इज अ ग्रेटर देन C1। तो अगर C2 की वैल्यू बड़ी है तो माइनस करोगे, तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर अपने आप पॉजिटिव में आने वाला है। लेकिन रिएक्टेंट के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर हम यहां माइनस साइन से मल्टीप्लाई ना करें तो रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव में हो जाएगा, तो स्पीड निगेटिव में होने का कोई लेना मतलब नहीं होता है। ठीक है, स्पीड का निगेटिव से क्या मतलब है, स्पीड तो पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक्स का मीनिंग ही क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसको हम एक दूसरे टर्म में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही रिएक्शन के लिए स्पीड के बारे में बात की होती है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें कि कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहा है, रिएक्टेंट कितनी तेजी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट कितनी तेजी के साथ घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सब मिला जुला कर कहलाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें भी कर लेते हैं। ठीक, और बात क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, M1A जनरल रिएक्शन, ठीक, M1A प्लस M2B और प्रोडक्ट बन रहा है M3C प्लस M4D। ठीक, अब अगर मुझे क्या करना है, रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन पहले ही बता चुके हैं कि चाहे रिएक्टेंट के टर्म में लिखिए चाहे प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए, सारे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सब आपस में बराबर होते हैं। लेकिन बराबर होने के लिए भी क्या एक काम आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख रखा है, इस सब में हर एक जो कंपाउंड्स हैं या जो टर्म है A B C D, उनका कोई ना कोई कॉफिशिएंट दे रखा है, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। मोल में पढ़ करके आ रहा है, जैसे A का कॉफिशिएंट M1 है, B का कॉफिशिएंट M2 है, C का कॉफिशिएंट M3 है, D का कॉफिशिएंट M4 है। ठीक है, सबके अपने अपने कॉफिशिएंट दे रखे हैं। अगर कॉफिशिएंट आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो A के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, A आपका रिएक्टेंट है तो हमने लिखा माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। ठीक है, अब ये जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, अब इक्वल होगा माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T। ठीक है, ये हमने लिखा चेंज, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे, या हम लिखने वाले हैं, अब C पर आ जाएंगे तो C इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में प्लस लगेगा, डेल्टा C बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई उसका कॉफिशिएंट M3 है, और इक्वल प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा T, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लग रहा है, और इसको डिवाइड कर देंगे M4 से। ठीक है, और इसको सिंपली लिख ले -1 बाई M1 डेल्टा A बाई डेल्टा T। पहले तो आप तरीका सीखिए कि अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इन्वॉल्व है तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक सभी आपस में बराबर नहीं होने वाले हैं, तब तक सभी आपस में इक्वल नहीं होंगे।
तब तक वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपको उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको रीजन समझाऊंगा कि क्यों डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन पहले अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखिए। ठीक, अगर कोई रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो आपको उससे रेट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तब जाकर के रेट ऑफ रिएक्शन सब आपस में इक्वल हो गए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर भी है, ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, और ये भी पूरा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इनमें से कोई भी एक उठा लो, वो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि सबकी वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक, अब इसका रीजन मैं बताने चल रहा हूं कि आखिर क्यों डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीनिंग क्या है कि जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल वो बहुत स्मॉल होने वाला है। टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। ठीक, थोड़े से वक्त में बात होगी। ठीक, या अगर तुम्हें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, तो डेल्टा टी को हम क्या करेंगे, टेंड्स टू जीरो ले लेंगे, यानी चेंज इन टाइम जीरो। पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए, पर्टिकुलर किसी सेकंड के लिए, मैंने कहा 15वें सेकंड पे बताओ, मैंने कहा 10वें सेकंड पे बताओ। ठीक है, टाइम इंटरवल बहुत कम हो। ठीक, तो फिर उस चीज को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लिखने उखने का तरीका सब वही है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, बस डेल्टा की जगह स्मॉल डी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एक जनरल रिएक्शन है हमारे पास M1A प्लस M2B, ठीक, और M3C प्लस M4D। ठीक, वही इक्वेशन ले लिया। अब इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/m1 डिवाइड तो वही करेंगे, बस dA/dt लिखेंगे। dA/dt इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, -1/m2 dB/dt। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, +1/m3 dC/dt, और इधर क्या हो जाएगा, +1/m4 dD/dt। ठीक है, बस स्मॉल डी का यानी डिफरेंशिएशन वाला टर्म इस्तेमाल कर लेना है डेल्टा की जगह पर। टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो लेना पड़ेगा, टाइम गैप बहुत कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तब वहां पर हमारा ये आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ वगैरह पे इस पे बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ग्राफ में दिखाएंगे। जैसे मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा एक ग्राफ मैंने बनाया, तो तुम देखते ही समझ जाओगे कि हाँ भैया ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ रिएक्टेंट के लिए है, क्योंकि टाइम के साथ देखो उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक, अब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि अब टाइम इंटरवल तो लेना नहीं है कि T1 और T2 ले रहे हैं। देखो भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राफ हमने T1 लिया, T2 लिया, तो T1 पर C1 है, T2 पर C2 है, तो दोनों का माइनस कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अब ऐसा तो नहीं है, यहां पर्टिकुलर किसी टाइम पे लेना पड़ेगा। मान लो इस टाइम पर तुम्हें लेना है यहां पर, तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट समझते हो, उसको टच करती हुई एक लाइन, टेंजेंट हमने एक ड्रॉ कर दिया। जिस पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो टी टाइम पर तुम्हें निकालना है, तो उस पॉइंट पर कर्व पर हमने टेंजेंट एक ड्रॉ कर लिया। अब ये जो तुम टेंजेंट ड्रॉ किए हो, यहां पर हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx। आपको पता है किसी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx, यानी ये y एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या है, x एक्सिस है, तो हम dy/dx करेंगे। अच्छा, y एक्सिस पे तुमने क्या रखा हुआ है, y एक्सिस पे तुमने प्लॉट किया हुआ है कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे dc। ठीक है, और x एक्सिस पे तुमने क्या प्लॉट कर रखा है, टाइम, तो हो गया dc/dt। यही तो कर रहे थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, तुम्हें दिख गया। ठीक है, अब dc/dt क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये डिक्रीजिंग कर्व है, यानी जो tan थीटा इसका निकालोगे, स्लोप घटता हुआ है, तो ये अपने आप आंसर किस में आने वाला है, निगेटिव में आएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा तुम्हारा, निगेटिव में आएगा, dc/dt इक्वल टू निगेटिव। यानी स्लोप को हम लोग दिखाते हैं m से, स्लोप को दिखाएंगे m से, और m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो ये चीज डिक्रीजिंग है, तो dc/dt क्या आ जाएगा, निगेटिव में आएगा। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ भैया हम कहां पर रिएक्टेंट के टर्म में कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे।
ठीक है। अच्छा, लिखने का तरीका सब वही है, बस तुम्हें क्या काम करना है, डेल्टा की जगह डी का टर्म इस्तेमाल करना है। ठीक, चलो भाई लोग, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं कि हम आखिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, और इसको जानने से पहले कुछ और टर्म सीखेंगे। तो एक कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं, मान लो मैं ले रहा हूं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया बनाने का मेथड है, यानी N2 गैस होता है और प्लस 3H2 गैस होता है, और हम क्या बना रहे हैं, 2 अमोनिया गैस बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट वगैरह भी इस्तेमाल होता है, एक आयरन कैटलिस्ट होता है, एक मोलिब्डेनियम प्रमोटर होता है। ठीक है, आयरन कैटलिस्ट, अभी हमें कैटलिस्ट से कोई लेना देना अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इनके मोल्स पे अगर हम लोग बात करें तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 3 है और इसका कितना है, 2 है। तो मोल्स में हम रेशियो कह सकते हैं 1 का है, 3 का है और 2 का है। ठीक, अब ये तो रिएक्टेंट है, कौन कौन रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। यानी मैं आप क्या कहूं, इस लैंग्वेज में बात करूं कि रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और अमोनिया क्योंकि अपीयर हो रहा है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूं पहले, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा -dN2/dt। इस रेट से वो डिसअपीयर हो रहा है। अब इसी तरह मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या लिखूंगा, -dH2/dt। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, बन रहा है, तो प्लस DNH3/dt। हो सकता है अभी आपको ना समझ में आ रहा हो, बस थोड़ा सा वेट करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखो अब अगर मैं ये मान के चलूं कि जो स्पीड है नाइट्रोजन के डिसअपीयर होने की, उसे मैं मान लेता हूं x, स्पीड के टर्म में स्पीड मान लेता हूं x, क्योंकि मोल में पढ़कर आए हम लोग, इसी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में ही सब कुछ होता है। मैं मान लूं कि नाइट्रोजन खत्म हो रहा है x स्पीड से, तो उसके कंपेयर में हाइड्रोजन कितनी स्पीड से खत्म होगा, 3x, और कितनी स्पीड से अमोनिया बन करके आएगा, 2x। अरे भाई, अगर ये 1 मोल मैंने लिया है, हाइड्रोजन 3 मोल है, अमोनिया 2 मोल है, अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन 2 मोल हो जाए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 मोल, अमोनिया कितना हो जाएगा, 4 मोल। समझ में आई बात, इसी रेशियो में तो आगे बढ़ेगा। तो अगर x स्पीड से वो डिसअपीयर हो रहा है तो हाइड्रोजन किस स्पीड से डिसअपीयर होगा, 1:3, तो x 3x, और ये 1:2, तो वो x, तो ये 2x। तो मैं यहां लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस x, ये कितने स्पीड से डिसअपीयर हो रहा है, ये 3x की स्पीड से, और अमोनिया कितने स्पीड से अपीयर हो रहा है, 2x की स्पीड से अपीयर हो रहा है। तो आपने देखा कि जब हमने डिसअपीयरेंस का रेट लिखा, अपीयरेंस का रेट लिखा, तो ये वैल्यू आई, एक x, एक 3x, एक 2x। क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं? अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होता है, चाहे रिएक्टेंट के टर्म में निकालो चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकालो। यानी अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं -dN2/dt, और वो क्या इक्वल होगा, -dH2/dt के, कहीं नहीं इक्वल है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये x है, ये 3x है। तो अगर मुझे इक्वल करना हुआ तो मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं -dH2/dt में 3 से डिवाइड कर दूं तो 3x/3 क्या आ जाएगा, x। तो x और x बराबर हो गए कि नहीं। और अगर मुझे बराबर करना हुआ प्लस DNH3/dt, अगर इसको मुझे बराबर लाना हुआ, अभी कहां बराबर है, ये तो अभी 2x है, अगर इसको बराबर लाना हुआ तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देना होगा,
2x डिवाइडेड बाई 2, तो x, तो ये भी x, ये भी x और ये भी x हो गया। तो अब ये जाकर के रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, यानी इनको बराबर करने के लिए हमने क्या काम किया, हमने किसी नंबर से उसको डिवाइड किया। तो ये नंबर मुझे एक्चुअल में दिख क्या रहे हैं, नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। यानी अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा और ये सब आपस में इक्वल होंगे। अब इन सारे पॉइंट से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता यह है कि जब आपसे डिसअपीयरेंस पूछे, जब आपसे अपीयरेंस पूछे या आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछे, तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ दिया तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे। तो अब आपको रीजन समझा दिया मैंने एक एग्जांपल लेकर के कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आखिर डिवाइड क्यों करते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो ये देखो वैल्यू बराबर नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो अपीयर, डिसअपीयरेंस, स्पीड, वेलोसिटी जो भी चल रहा है वो उनके मोलर रेशियो से ही तो चलेगा, ठीक है, इसलिए उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक आध दो एग्जांपल और करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। जैसे हम लिख रहे हैं H2 गैस प्लस I2 गैस और हमारा बनकर क्या आ रहा है 2HI। अब मुझे इसका लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे सब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज लिखो चाहे वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस dH2/dt, कोएफिशिएंट तो 1 है, इक्वल टू माइनस di2/dt, कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां लिखेंगे 1/2 dHi/dt, 1/2 यानी कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आपको आएगी तो आप खुद समझेंगे कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमें चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करने में डेल्टा और डी कुछ भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई लोग, अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होने वाला है, ठीक, वो देखेंगे। उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, टाइम, यही तो होता है। अच्छा, कंसंट्रेशन की एक स्टैंडर्ड यूनिट है मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को अगर तुम सेकंड लेकर चल रहे हो तो हम क्या लिख देंगे, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मिनट में लिखना होगा, ये टाइम के ऊपर है ना, टाइम जैसा आएगा चेंज कर लेना, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। घंटे में आ जाएगा तो हम लिख लेंगे मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से जैसा टाइम दे रखे रहेगा, ठीक। मोल लीटर इनवर्स तो रहना ही है, बस टाइम जिस यूनिट में दे रखा रहेगा वो यूनिट हम लोग लगाते चलेंगे, ठीक। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। लेकिन अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन दे रखा है, फॉर गैसियस रिएक्शन स्पेशली अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसमें जो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। कंसंट्रेशन मेजर होता है इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में नापते हैं। अच्छा, प्रेशर को कैसे नापा जाता है, प्रेशर की यूनिट हो जाती है जनरली एटीएम या बार, यही सब तो लिखते हैं। अच्छा, क्यों गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में नापा जा रहा है? भाई देखो, अगर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है। प्रेशर कहते हैं किसे, गैस का मॉलिक्यूल जो कंटेनर के वॉल पर टकराता है, टकरा करके जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को तो प्रेशर बोल रहे हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा भरे हुए हैं तो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा। तो गैस, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इससे प्रेशर पता चलता है, ठीक है। और प्रेशर अगर ज्यादा है तो हमें क्या पता चल रहा है कि भैया गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी कंसंट्रेशन उसका ज्यादा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम लोग प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यूनिट क्या हो जाएगी,
यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे सिर्फ एटीएम, और टाइम तो सेकंड इनवर्स, या तो अगर मिनट में बात कर रहे हैं तो एटीएम मिनट इनवर्स, यही सब रहने वाला है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा कि आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना कभी आ गया, यानी अगर आप कहेगा कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स वाले यूनिट को एटीएम सेकंड इनवर्स वाले यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। अच्छा, एक इक्वेशन पता होगा आपको, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये एक आइडियल गैस का इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर मान लो मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो एन बाई वी आर टी हो जाएगा। ठीक, और एन बाई वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी वही मोलैरिटी, तो मैं इसको सी लिख सकता हूं, सी आर टी। अब दोनों साइड को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसको लिखूंगा डीपी बाई डी इक्वल टू डीसी बाई डी। अच्छा, आर टी कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया देखो, भाई डीपी बाई डी क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एटीएम सेकंड इनवर्स। देखो चेंज, ये भी तो रेट है लेकिन प्रेशर के टर्म वाला रेट है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, तो एटीएम सेकंड इनवर्स डीसी बाई डी, अभी जो जस्ट पीछे पढ़ करके आ रहे हैं सॉल्यूशन के टर्म में, डीसी बाई डी यानी डीसी यानी मोल पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है, मोल पर लीटर, तो हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और इनटू आरटी, तो एक दूसरे में कन्वर्जन का ये तरीका है, एटीएम सेकंड इनवर्स इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इनटू आरटी। आरटी से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है भाई इसके यूनिट के बारे में भी, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, कैसे एक्सप्रेशन होता है, क्यू माइनस लगाया रिएक्टेंट में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आने वाला है, ऑलवेज भी पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, और जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, दिमाग में आपको रखना है। सब टाइप के मैंने आपको ग्राफ भी यहां बना के दिखा दिए हैं, एवरेज वाले भी और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वाले भी। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल करने हैं, करेंगे इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इसका जो एक, इस लेक्चर का जो एक लास्ट टॉपिक है कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। अब उन फैक्टर्स को जानते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पीछे जाकर आपको कहानी समझाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में लास्ट जो टॉपिक है कोलिजन थ्योरी वो पढ़ेंगे। देखो भाई, रिएक्शन एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, यहां से रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, अब जितना ज्यादा टकराएंगे उससे केमिकल चेंज जनरेट होता है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे, हर बार टकराने से केमिकल चेंज वगैरह नहीं आता, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है, टकराने से, मॉलिक्यूल के कोलाइड करने से। अब वो जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे, बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो स्पीड है वो एक्चुअल में किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर, नंबर ऑफ कोलिजन पर। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने पर, टकराव जितना ज्यादा होगा, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई पहले से पढ़ रखा हो तो वो मेरा कॉलर ना पकड़े, सर कोलिजन की बात नहीं होगी, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन वगैरह इन सब के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, वो सब टॉपिक कोलिजन थ्योरी का है। अगर मैं अभी वो बताने लग जाऊंगा तो अभी अपने टॉपिक से भटक जाऊंगा। अभी आपको बस इतना समझना है कि टकराव जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी, रिएक्शन की स्पीड बढ़ने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि यहीं से रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है। जब तक टकराएंगे नहीं बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो मैं जितने भी फैक्टर्स पढ़ाऊंगा सारे फैक्टर यहीं पे लाकर के आपको सोचना है, नंबर ऑफ कोलिजन पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला फैक्टर है फिजिकल
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स के ही तो मॉलिक्यूल टकराएंगे। अब इससे क्या लेना देना है? देखो भाई, अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूं और लिक्विड के बारे में बात करूं और गैस के बारे में बात करूं, यही तीन मेन फिजिकल स्टेट है। अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, कोई रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है, कोई रिएक्टेंट गैस स्टेट में है, तुमको क्या पता है कि जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, फोर्स क्या होता है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो घटता है, घट जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत टाइट बंधे हुए हैं, सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल टाइट हैं, गैस के मॉलिक्यूल काफी फ्री हैं। सॉलिड का बहुत टाइट है, लिक्विड का थोड़ा फ्री, गैस का बहुत फ्री है। तो जब बहुत फ्री है, क्यों? क्योंकि उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट रहा है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट रहा है तो रैंडमनेस यानी मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्री होंगे, और जब ज्यादा फ्री होंगे तो कोलाइड भी ज्यादा करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटने पर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो गैस में सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में और लिक्विड से ज्यादा गैस में कोलिजन होता है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है, और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि हाँ भैया उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि ज्यादातर रिएक्शन हम गैसियस स्टेट में करा सकें, ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस स्टेट में कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, केमिकल स्टेट, ठीक है। इसके लिए दो एग्जांपल लेते हैं और उससे कहानी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास NO है और रिएक्शन कराते हैं O2 से, और ये NO2 बन रहा है, ठीक है। NO की रिएक्शन O2 से, और वो क्या बन गया? O2 बन गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखो भाई, क्या हम देख रहे हैं, इसका कंपैरिजन मैं मीथेन गैस के कंबस्शन से करा रहा हूं। उसका भी रिएक्शन O2 से कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन को पहली रिएक्शन बोल दे रहे हैं, इसको दूसरी रिएक्शन बोल दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन इज अ स्लो रिएक्शन, मैंने पहले ही बता दिया, और ये फास्ट रिएक्शन है। अब क्या ऐसा नेचर हो गया रिएक्टेंट का, केमिकली नेचर ऐसा क्या इन्वॉल्व हुआ कि पहला वाला स्टेप फास्ट है और दूसरा वाला स्टेप क्या हो गया, वो स्लो हो गया? मीथेन से समझते हैं। इतना तो पता होगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। मीथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब तुम रिएक्टेंट को देखो, प्रोडक्ट को देखो, क्या कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीथेन के कंबस्शन कराने के लिए, ये रिएक्शन कराने में कार्बन और हाइड्रोजन के जो चारों बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड आपको ब्रेक करने पड़े होंगे। 4 बॉन्ड्स आर ब्रेक, ठीक है, यानी इसके चारों बॉन्ड तोड़ने पड़े होंगे, तब जाकर के ये रिएक्शन हुई है, तब जाकर के वो मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। लेकिन NO के अंदर देखो, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन लगा था, एक लगा ही हुआ है, एक और ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया। इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ा होगा, ठीक है। ओनली 1 बॉन्ड्स आर ब्रेक, 1 बॉन्ड्स आर ब्रेक, एक बॉन्ड टूटा होगा और उसके बाद एक ऑक्सीजन और आके जुड़ गया होगा। और यहां पे चारों सिग्मा बॉन्ड है भैया, सिग्मा सिग्मा, ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं भैया बहुत खतरनाक, बहुत मजबूत बॉन्ड है पाई के कंपेयर में। और वैसे भी देखो 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा। एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हाई, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हाई, सो टाइम टेकन प्रोसेस,
तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है, और टाइम टेकन प्रोसेस है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये केमिकल नेचर था, हर रिएक्टेंट्स का अपना एक केमिकल नेचर होता है। किसी में बॉन्ड स्ट्रांग लगे होते हैं, किसी में बॉन्ड जो होते हैं वो वीक लगे होते हैं, वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो भैया रिएक्शन फास्ट होगी। अगर कोई बॉन्ड देर से टूट रहा है, टाइम ले रहा है, भाई रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो दो फैक्टर हो गए। अब आइए तीसरे फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर का। टेम्परेचर का, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, अभी टेम्परेचर की कहानी भी लास्ट में कोलिजन थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जनरल बात अभी समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब है कि आपस में कोलाइड भी ज्यादा करेंगे। कोलाइड ज्यादा करेंगे यानी नंबर ऑफ कोलिजन बहुत बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट अच्छा खासा होता है भाई रेट ऑफ रिएक्शन पर। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 टाइम्स, 2 गुना बढ़ जाता है। मैक्सिमम रिएक्शंस में ऐसा होता है, कुछ एकाध रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर का इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है। लेकिन मैक्सिमम पर इन जनरल ये रूल काम करेगा कि हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसमें मैं लिख दे रहा हूं एक्सेप्ट फ्यू रिएक्शन। ठीक है, कुछ रिएक्शंस को छोड़ करके, ठीक, मैक्सिमम केसेस में यही होने वाला है। ठीक है, ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस डबल्स या 2 टाइम्स। ठीक है, 2 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द केस। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन के केस में ऐसा होता है, कुछ में नहीं होता होगा, वो अलग बात है। ठीक, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अच्छा, अगले फैक्टर पर आइए। अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर हमारे पास है सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो ठंडियों का दिन है, आपने देखा होगा कि कड़ाके की जब सर्दी पड़ती है तो रोड पर, किनारे, मोहल्ले में, गलियों में या बीच रोड पर कहीं पर अलाव जलाते हैं। अलाव समझते होगे ना, लकड़ी की बड़ी बड़ी गांठें होती हैं जिनको जलाकर छोड़ दिया जाता है ठंड से बचने के लिए। अच्छा, वो धीरे धीरे जलती है। ठीक है, धीरे धीरे जलती है, वो काफी देर तक जलती है, कई घंटे जलती है या पूरा दिन भर जलती है, पूरी रात जलती है वो अलाव। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं, अगर वो जो बड़ी लकड़ी की गांठ है, तना जो है वो, अगर मैं उसको काट कर छोटे छोटे चिप्स में कन्वर्ट कर दूं और फिर मैं उसके जलाऊं, तो मुझे लगता है कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में, कुछ आधे घंटे में वो पूरी तरीके से जल करके राख हो जाएगा। तो आपने क्या काम किया, आपने उस लकड़ी की गांठ को छोटे छोटे चिप्स में काट करके उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स के पास कोलाइड करने के, कोलिजन करने के, ठीक है, एस्केप होने के, रिएक्शन करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स फ्री होने लगते हैं, रैंडम होने लगते हैं, और जब रैंडम होने लगते हैं तो रिएक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ता है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ने वाले हैं, वो फैक्टर क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन का फैक्टर, कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको इस तरह समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में के जो रहने वाले होंगे वो अमीनाबाद तो जानते ही जानते होंगे। ठीक है, बहुत फेमस है। मान लीजिए अमीनाबाद में वैसे भी नॉर्मली भीड़ होती है, कोई बाजार वाला दिन है, ठीक है, शाम का टाइम है, बाजार वाला दिन है, और उसमें मुझे जाना है, तो लोग, यहाँ के लोग जानते हैं कितनी पब्लिक होती है, जबरदस्त भीड़ होती है। ठीक है, इतनी भीड़ होती है कि बिना टकराए एक दूसरे के, ठीक है, आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ कोलिजन, टकराव होता रहता है उस बाजार के बीच में से, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहने का सेंस ये है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, यानी जब भीड़ भाड़ बढ़ता है, तो कोलिजन के पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाते हैं। जहां इंसान ही नहीं है,
वहां क्या किससे टकराव होने वाला है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है तो कोलिजन्स के चांसेस भी बढ़ते हैं, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का यही मीनिंग है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, और जब कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। यही मैं आपको शुरुआत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फैक्टर्स हैं उनका कनेक्शन आप कोलिजन से बनाइए, नंबर ऑफ कोलिजन से, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी से बनाइए, कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से, कितने ज्यादा अमाउंट में आपस में वो कोलाइड कर रहे हैं। जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे रिएक्शन के स्पीड बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो चीज है वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है कि रिएक्टेंट जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग में रिएक्शन के क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो डिक्रीज होने लगता है। तो यह भी पाया गया कि रिएक्शन की स्पीड भी स्लो हो जाती है। यह एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। शुरुआत में हमेशा रिएक्शन की स्पीड ज्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होती है, रिएक्शन की स्पीड भी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, रिएक्टेंट खत्म होने लगता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। चलिए एक दो फैक्टर और देखते हैं लास्ट, ठीक है, जैसे नेक्स्ट 6 नंबर फैक्टर कैटालिस्ट देखते हैं। अब भाई देखो कैटालिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, ठीक है, इज अ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है सिर्फ, यानी उसकी स्पीड को चेंज करेगा और उसका कोई लेना देना नहीं है, नॉट इन्वॉल्व्ड in the formation of प्रोडक्ट बनाने में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि वो रिएक्शन के स्पीड को अल्टर कर सके, अल्टर करने का मतलब चेंज कर सके, तो चेंज वो दोनों तरीके से कर सकता है। कैटलिस्ट इस बेसिस पे दो टाइप का होता है, एक हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, और अगर हम निगेटिव कैटलिस्ट का यूज करें तो वो क्या काम करने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा, स्पीड को कम कर देगा। क्यों करता है, ये कोलिजन थ्योरी में अच्छे ढंग से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, कैटलिस्ट काम क्या करता है, क्योंकि वो एक एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो पता चला कि एक्टिवेशन एनर्जी को फिर समझाने में, फिर पूरी थ्योरी समझाने में दूसरा एक टॉपिक ही ओपन हो जाएगा, इसलिए अभी हम कैटलिस्ट का सिर्फ अफेक्ट जानते हैं कि कैसे वो रेट को बढ़ाता और घटा रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ा रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट घटा रहा है, इतना सा काम होता है हमारा कैटलिस्ट का, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में किसी भी तरीके से कोई हिस्सेदारी नहीं लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कैटलिस्ट एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर लास्ट और देख लेते हैं 7 नंबर, वो क्या है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। लेकिन ये वाला फैक्टर किस केस में देखा जाता है, only in the case of photochemical reaction, सिर्फ और सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन में इस फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, उन्हीं को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 गैस, ये हमारा HCl गैस बनाता है। तो अभी ऐसे दे देंगे नॉर्मल कंडीशन पे तो रिएक्शन ही नहीं होती है,
ठीक है। जबकि अगर हम यही रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है, अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में कराएं, ये जो मैं H न्यू लिख रहा हूं, ये लाइट की फोटोन की एनर्जी होती है। H इज अ प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। H न्यू फोटोन की एनर्जी है। तो जब फोटोन टकराता है तो वो बॉन्ड्स को वीक कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जेटिक कर देगा, बॉन्ड्स कमजोर हो जाएंगे, जल्दी टूटेंगे, टकराएंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाती है और यहां पर रिएक्शन हो जाता है HCl गैस, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है वो स्पेशली ऐसे रिएक्शन में देखा जाता है जो कि सनलाइट के ही प्रेजेंस में हो रहा हो। जैसे अगर मीथेन का मुझे क्लोरोनिएशन करना है तो अगर मैं डार्क में कराना चाहूं, अंधेरे में, तो बहुत मुश्किल है, नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो बहुत हाई अमाउंट में टेम्परेचर देना पड़ता है। आसानी से रिएक्शन कब होगी? अगर हम सनलाइट का एक्सपोजर कर दें, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, तो फिर वो रिएक्शन आराम से हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये हमारा फैक्टर्स भी हो गया। इससे पहले हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब हम लोग ने कवर कर लिया है। कैसे लिखते हैं, कब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कब नहीं करेंगे। डिसअपीयरेंस अपीयरेंस आएगा, फॉर्मेशन पूछेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करने वाले हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, क्योंकि वो आपस में इक्वल करना होता है, तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारा पूरा टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हम इन्हीं के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हर लेक्चर में आपको मिलने वाला है। हर टॉपिक के बेस पर लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और उसकी डीपीपी भी आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले लें, चाहे कमेंट बॉक्स में ले लें, आपको गूगल ड्राइव की लिंक रहेगी, जाइए, डाउनलोड करिए और उसे लगाइए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सिंपल वाली, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाला है, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन A + 4B 5C। कह रहा है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें ये -dB/dt की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रखा है? -dA/dt की। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। कुछ ना समझ में आए, पहले इक्वेशन लिखो। हम क्या लिखेंगे? -dA/dt इक्वल टू 1/4 -dB/dt इक्वल टू +1/5 dC/dt। तुमसे क्या पूछ रखा है? -dA/dt की वैल्यू पूछ रखा है और गिवन कितना है? -dB/dt की वैल्यू गिवन दे रखा है। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ले लूं, ये इक्वेशन, तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो -dA/dt इक्वल टू -dB/dt की वैल्यू कितनी है? 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 2 into 10⁻⁻3, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 10⁻⁻3, या मैं लिख सकता हूं -dA/dt की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट किस में चल रहा है? मोल में, लीटर इनवर्स मोल, लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। बोलो भाई लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम? एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें किसको किसको बराबर करने की जरूरत पड़ी, जिसके बारे में गिवन है और जिसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम होता है, ऐसे आपको एक इक्वेशन लिख लेना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से एक बार, पूरा क्वेश्चन आप नोट भी कर लीजिए, देख भी लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक रिएक्शन है 2N2O5 से 4NO2 + O2, जिसमें सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा है। आपको इन चारों ऑप्शन में से रिलेशन बनाना है। तो वही काम है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इक्वेशन पहले आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक, जैसा आपको सिखाया गया। लिखिए, -1/2 डेल्टा के टर्म में दे रखा है, तो डेल्टा N2O5/डेल्टा T इक्वल टू, ठीक है, +1/4 डेल्टा NO2/डेल्टा T और इक्वल टू प्लस डेल्टा O2/डेल्टा T, क्योंकि O2 का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, डेल्टा O2/डेल्टा T, ठीक। चलिए अब क्या करने वाले हैं? सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा है। देखो, -डेल्टा N2O5/डेल्टा T, पूरा -डेल्टा N2O5/डेल्टा की वैल्यू K1 N2O5 दे रखा है, उसकी जगह लिख देंगे हाफ K1 N2O5, ठीक, इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2/डेल्टा T की वैल्यू कितनी दे रखी है?
K2N2O5 इक्वल टू डेल्टा O2 बाई डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है, K3N2O5। देखो क्या क्या कैंसिल इसमें हो सकता है, N2O5 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 कैंसिल हो गया, K1/2 लिखो, K2/4 लिखो और K3 लिखो। ये हमारा आंसर इतना आ गया। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाना है, तो देखो क्या ऑप्शन बन सकता है। ठीक, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 तो नहीं हो सकता, तीनों आपस में बराबर नहीं है। एक काम हम करते हैं कि हम पूरे रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/2 2 आ जाएगा, 2K1, 4/4 तो 1 आ जाएगा, यानी K2 बचा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4K3, यानी 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। ठीक है, ये आ रहा है आपका, ऐसा कोई ऑप्शन है 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3, ये तुम्हारा बी ऑप्शन। बस तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से उन्हें अरेंज करना था, उन्हें ऑप्शन के हिसाब से अरेंज करना था। ठीक है, एक सिंपलेस्ट रेशियो लेना था। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, डीपीपी में मिलेगा, सॉल्व जरूर करिएगा। चलो अब देखो कुछ स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन बहुत संभल के करना होता है, ट्रू फॉल्स पहचानना है इसमें, असर्शन रीजन नहीं है, ये ट्रू फॉल्स आपको पहचानना है। कह रहा है 3a से 2b है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस da/dt इज इक्वल टू +2/3 dB/dt, माइनस da/dt प्लस 2/3 dB/dt के बराबर है। कैसे, चलो देख लेते हैं, चेक करके लिखो इक्वेशन, माइनस 1/3 da/dt इक्वल टू 1/2 dB/dt। तो कह रहा माइनस da/dt कितने के बराबर है, माइनस da/dt 3 को ले जाओ उधर मल्टीप्लाई करो तो 3/2 dB/dt के बराबर है। यहां 2/3 लिखा हुआ है और मेरा आ रहा है 3/2, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स। चल भाई दूसरे पर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 अमोनिया बन रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन DNH3/dt एंड माइनस DN2/dt क्या होगा। फिर से वही काम करना होगा, तुम्हें पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, माइनस DN2/dt इक्वल टू 1/3। अगर आपको इक्वल करना है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इक्वल टू प्लस 1/2 DNH3/dt। किसके किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, अमोनिया वाले और नाइट्रोजन वाले में, तो अमोनिया वाले को और नाइट्रोजन वाले को आपस में इक्वल कर दो, दोनों को आपस में इक्वल कर दो। ठीक है, तो जब इक्वल करेंगे तो क्या होने वाला है, माइनस DN2/dt इक्वल टू प्लस हाफ DNH3/dt, आपस में इक्वल कर दिया। ठीक, क्या रिलेशन बोल रहा है, अब DNH3/dt 2 को इधर ले जाओ, जब 2 इधर ले जाएंगे तो -2 DN2/dt इक्वल टू DNH3/dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज अ ट्रू। ठीक, बस देखो सारे क्वेश्चन में अभी तक मैंने एक ही काम किया है, वो काम क्या है कि सबको बराबर लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख करके जिसके जिसके बारे में कहे बस उसके बारे में सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ध्यान में आ जाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2। इस रिएक्शन के लिए इतना दे रखा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बताइए। चलिए पहले इसके लिए पूरा इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, माइनस हाफ DSO2/dt इक्वल टू माइनस DO2/dt इक्वल टू प्लस हाफ DSO3/dt। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस का क्या मीनिंग हुआ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मीनिंग क्या हुआ, SO2 का सिर्फ इतना सा मीनिंग होता है, उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, माइनस DSO2/dt। तो ये माइनस DSO2/dt की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड, और तुमसे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है SO3 का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस पूछेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 सिर्फ नॉर्मली सा प्रोडक्ट है तो DSO3/dt मुझे चाहिए, ये पूछा है बस। ठीक है, तो चलो इसको और इसको आपस में इक्वल करते हैं।
माइनस हाफ DSO2/dt इक्वल टू प्लस हाफ DSO3/dt। सिर्फ मुझे कितनी वैल्यू दे रखी है? माइनस DSO2/dt। माइनस DSO2/dt की वैल्यू दे रखी है 1.6, यानी हाफ रहेगा 1.6 इंटू 10⁻³ और ये 1/2 तुमसे पूछा कितना है? DSO3/dt, यानी सिर्फ फॉर्मेशन पूछा है, यानी तुम्हें ये कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो, यानी बचा क्या? 1.6 इंटू 10⁻³ वो भी प्लस में। DSO3/dt इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³। ठीक, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे किया गया, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा बना दिया गया इस क्वेश्चन को। क्या कह रखा है? वही वैल्यू है कि इतने के बराबर इतना है, इतने के बराबर इतना है, तो इतने के बराबर इतना है, तो कुछ रिलेशंस दे रखा है। कह रहा है कितने रिलेशन इसमें सही हैं, करेक्ट नंबर ऑफ रिलेशनशिप बताना है। तो पहला काम आपको वही करना है कि इसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे, तो माइनस हाफ DN2O5/dt इक्वल टू प्लस 1/4 DNO2/dt इक्वल टू DO2/dt। अब देखो सबकी वैल्यू दे रखा है, माइनस लगा करके d/dt N2O5 की वैल्यू है KN2O5, हाफ रहेगा KN2O5 इक्वल टू 1/4 DNO2/dt की वैल्यू कितनी है? K डैश N2O5, DO2/dt की वैल्यू कितनी है? K डबल डैश N2O5। सब लिख लिया? देखो क्या कैंसिल होने लायक है? N2O5 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 कैंसिल होने लायक। जब कैंसिल हो चुका है तो बचा क्या? बचा सिर्फ K/2 और क्या बचा? K'/4 और क्या बचा? K डबल डैश। ये इतना बच करके आ रहा है। अब इससे आपको रिलेशन चेक करना है, एक एक रिलेशन चेक करते हैं। चलो पहला रिलेशन क्या कह रहा है? K डैश इक्वल टू 2K, K डैश 2K के बराबर है, तो निकालो बाहर। K/2 इक्वल टू K'/4 को बराबर कर दो, जिससे रिलेशन कह रहा है उसको बराबर कर दो। ये 2 से 4 कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो K डैश इक्वल टू कितना हो गया? 2K। K डैश इक्वल टू 2K, पहला वाला रिलेशन सही हो गया, K डैश इक्वल टू 2K। लो भाई, अगला रिलेशन किसके बीच में कह रहा है? K डबल डैश और K के बीच में, K डबल डैश और K के बीच में, तो K डबल डैश इक्वल टू K/2 है, सिर्फ K नहीं है, तो ये रिलेशन गलत। नेक्स्ट आ जाओ, K डैश इक्वल टू -2K, यहां कोई माइनस का साइन नहीं बचा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया थर्ड वाला। फोर्थ आइए, K डबल डैश इक्वल टू K'/4, K डबल डैश इक्वल टू K/4, ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट आइए, देखिए फिर से माइनस का टर्म आ गया, माइनस का टर्म इसमें है ही नहीं है, तो यहां पर सिर्फ 2 इक्वेशन ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं, एक फर्स्ट एंड फोर्थ। तुमसे बस पूछा है नंबर ऑफ करेक्ट रिलेशनशिप, नंबर ऑफ करेक्ट रिलेशनशिप 2 आ रहे हैं, 2 यानी बी ऑप्शन, तो B इक्वल टू 2। और कुछ है? नहीं। तो फाइनली हमारा ये पहला टॉपिक हुआ जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? रेट का क्या मीनिंग है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इंटरवल ज्यादा, एवरेज टाइम इंटरवल कम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट में माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यूनिट क्या होती है वो आपको बता दिया, प्रेशर वाले केस में भी, और कंसंट्रेशन जब मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी के टर्म में है तब भी आपको बता दिया। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए हैं, बाकी डीपीपी में आप प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ एक्टिव मास या रेट लॉ एक्सप्रेशन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी धीरे धीरे हम लोग वेटेज वाले चैप्टर यानी जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे आते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।